नमस्ते मेरे भाइयों, आज के इस बहुत ही ज़्यादा तोड़म ताड़ वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाने वाला है राइकार्ड्स अग्रवाल एल्गोरिथम। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड देन उसके बाद हम हमारे मेन मुद्दे के ऊपर छलांग मारेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है, अब इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होना है। अब अगर इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो बहुत बार इन प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये रिसोर्सेज शेयर्ड रिसोर्सेज के अंदर होते हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब अगर इन प्रोसेस को ये शेयर्ड रिसोर्सेज चाहिए तो इन्हें क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि एक समय पे एक प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। अगर एक समय पे एक से ज़्यादा प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की जरूरत की या किया तो डेडलॉक का सिचुएशन हो सकता है या होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक समय पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे। अब दो डेफिनेशंस है। सबसे पहला डेफिनेशन, क्रिटिकल सेक्शन इट इज अ सेक्शन विच इज एक्सेसिबल ओनली टू वन प्रोसेस एट अ टाइम। मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जो एक प्रोसेस को एक समय ही अवेलेबल होता है। और दूसरा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब इट मेक श्योर दैट द प्रोसेसेस एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज और डेटा एट द सीरियलाइज्ड मैनर। मतलब ये मेक श्योर करता है कि शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोसेस को मिले बट सीरियलाइज मैनर में, मतलब एक के बाद एक। मतलब यहाँ पे जो हमारा गोल था वही। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने के बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैम्बर्ट्स एल्गोरिथम। उन एल्गोरिदम्स में से एक एल्गोरिदम है राइकार्ड्स अग्रवाल एल्गोरिदम, ठीक है। तो राइकार्ड्स अग्रवाल एल्गोरिदम का मेन मोटो क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करना, ठीक है। अब ये वो कैसे करता है वो मैं तुम लोग को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और ये वीडियो उसके ऊपर है। अब तुम लोगों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि राइकार्ड्स अग्रवाल एल्गोरिदम में लैम्बर्ट्स एल्गोरिदम का डायग्राम क्या कर रहा है? वो यहाँ पे इसीलिए रखा है मैंने। रीज़न नंबर 1, इसके पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। और रीज़न नंबर 2, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों सेम है बट इधर डिसएडवांटेजेस है, इधर ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे पिकाचू का विकसित वर्जन राइचू होता है, वैसे ही इसका विकसित वर्जन ये है। अब मान लेते हैं कि राइकार्ड्स अग्रवाल एल्गोरिदम में हमारे पास 3 प्रोसेसेस है। अब इन प्रोसेसेस में से मान लेते हैं कि प्रोसेस नंबर 3 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। अब अगर प्रोसेस 3 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो इसका रूल होता है कि इसको सबसे पहले जो बाकी के 2 प्रोसेसेस हैं, बाकी के जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं, उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है विथ हिज टाइम स्टैम्प। तो प्रोसेस 3 यहाँ पे यही किया। प्रोसेस 3 ने जो बाकी के प्रोसेसेस है, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 1, उनको रिक्वेस्ट सेंड किया विथ इट्स ओन टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब ये रिक्वेस्ट सेंड किया और ये T1 P3 क्या है? T1 मतलब टाइम स्टैम्प 1। अब ये टाइम स्टैम्प 1 ही क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा पहला बंदा है जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है एक क्रिटिकल सेक्शन के लिए, इसीलिए यहाँ पे T1 है। और P3 मतलब प्रोसेस 3, ठीक है। वो जो प्रोसेस है वो वहाँ पे रहेगा। अगर प्रोसेस 2 है तो वहाँ पे प्रोसेस 2 होगा, अगर यहाँ पे प्रोसेस 3 है तो इसलिए प्रोसेस 3। अब रिक्वेस्ट सेंड किया। अब जैसे ही प्रोसेस 3 क्रिटिकल सेक्शन को पाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसके कुछ समय के बाद ही प्रोसेस 1 को भी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की चुल मचती है। तो अगर प्रोसेस 1 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो उसको भी वही करना पड़ेगा जो इसने किया। तो वो भी जो बाकी के सारे प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, उनको रिक्वेस्ट सेंड करता है विथ इट्स ओन टाइम स्टैम्प। तो ये इसने रिक्वेस्ट सेंड की प्रोसेस 3 को और इसने रिक्वेस्ट सेंड की प्रोसेस 2 को विद इट्स ओन टाइम स्टैम्प T2, मतलब टाइम स्टैम्प 2। टाइम स्टैम्प 2 ही क्यों? क्योंकि ये दूसरा बंदा है जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, इसलिए टाइम स्टैम्प 2। और P1 मतलब प्रोसेस 1 सेंड कर रहा है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट सेंड किया। अब यहाँ पे हमारा असली खेल चालू होता है। अब एक छोटी सी चीज़, मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें ना समझ में आए, तो अगर ऐसा है तो आपको सारी की सारी चीज़ें एल्गोरिदम जब हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में तब आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट मिल गया, ठीक है। अब जब इसको रिक्वेस्ट मिल जाता है, ये 2 चीज़ें चेक करता है। सबसे पहली चीज़, क्या ये खुद ऐसा प्रोसेस है जिसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है? आंसर हाँ है। अगर आंसर हाँ है तो ये चेक करेगा कि उसका खुद का टाइम स्टैम्प और इसका जिसने रिक्वेस्ट सेंड किया उसका टाइम स्टैम्प। अगर जिसने रिक्वेस्ट सेंड किया है उसका टाइम स्टैम्प बड़ा है इसके खुद के टाइम स्टैम्प से, तो उसको रिप्लाई नहीं देगा। बट अगर इसका टाइम स्टैम्प उसके टाइम स्टैम्प से छोटा होगा
तो वो उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जब इसने रिक्वेस्ट सेंड किया, इसने भी यही चेक किया होगा कि इसका टाइम स्टैम्प उसके टाइम स्टैम्प से बड़ा है छोटा है। अब इसका टाइम स्टैम्प ये छोटा टाइम स्टैम्प है, इसीलिए उसने रिप्लाई सेंड कर दिया। ठीक है, ये पहली चीज चेक करेगा। दूसरी चीज, क्या ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं करना है? अगर इसको क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं चाहिए, जैसे कि प्रोसेस 2 को क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, फटाक से रिप्लाई दे देगा। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस 2 को जितने भी रिक्वेस्ट आए उसने फटाक से रिप्लाई दे दिया। इसको रिक्वेस्ट आया, रिप्लाई दिया, रिक्वेस्ट आया, रिप्लाई दिया। ओके, अब यहाँ पे ये रिप्लाई नहीं देने वाला क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प तो बड़ा है उसके टाइम स्टैम्प से। ठीक है, तो अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया या अगर वो रिप्लाई नहीं देगा तो वो क्या करेगा, वो अपने क्यू में वो जो है उसका टाइम स्टैम्प वो स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे इसने स्टोर कर लिया T2 P1। T2 मतलब जैसे कि मैंने बताया कि ये दूसरा प्रोसेस है जिसको क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो इसलिए T2, और P1 मतलब ये प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, इसलिए प्रोसेस 1। ठीक है, तो ये क्यू में स्टोर कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट सेंड किया, तो अब जैसे कि मैंने बोला कि ये चेक करेगा कि इसका टाइम स्टैम्प उससे बड़ा है छोटा है। अगर इसका टाइम स्टैम्प उससे छोटा है तो ही वो रिप्लाई देगा, तो इसने रिप्लाई दिया। और ये इसको भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और जैसे कि मैंने बोला, अगर एक प्रोसेस को खुद को क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं चाहिए तो जो भी रिक्वेस्ट उसको आएंगे वो उनको रिप्लाई दे देगा। तो यहाँ पे इसको क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं करना है, तो इसने इसको रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पे अगर क्रिटिकल सेक्शन चाहिए तो दो उसके शर्त होती थी। सबसे पहली शर्त कि जिसको भी रिक्वेस्ट भेजा था उसका रिप्लाई आना चाहिए, और दूसरा ये जो क्यू मेंटेन होती है उसमें उसका नंबर सबसे टॉप पे आना चाहिए। तो ये टॉप पे था और जिसको भी उसने रिक्वेस्ट सेंड किया था उसका रिप्लाई आया था, इसलिए वो क्रिटिकल सेक्शन में आया। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस एक ही रूल है, यहाँ पे बस एक ही शर्त है कि जिसको भी उसने रिक्वेस्ट सेंड किया है उसका रिप्लाई आना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस 3 है, उसने जिसको भी रिक्वेस्ट सेंड किया था उसका रिप्लाई आया, और इसीलिए वो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर सकता है, उसको फाइनली क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। और अब मान लेते हैं कि इसको क्रिटिकल सेक्शन मिला। अब इसका क्रिटिकल सेक्शन में जो भी काम था वो करना हो गया। अब उसके बाद ये क्या करेगा, ये रिप्लाई देगा। किसको रिप्लाई देगा, क्यू में जो है उसको रिप्लाई देगा। क्यू में क्या था इसके, T2 P1, तो T2 P1 को रिप्लाई देगा। और यहाँ पे जब वो रिप्लाई देगा T2 P1 को, क्या कंडीशन थी क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, कि जिसको भी रिक्वेस्ट किया उसका रिप्लाई आना चाहिए। प्रोसेस 1 ने जिसको भी रिक्वेस्ट सेंड किया था, किसको रिक्वेस्ट सेंड किया था, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को, तो उन दोनों के भी रिप्लाई आ चुके हैं, उसके पास दोनों के भी रिप्लाई है, और इसीलिए वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, इसमें वो मगजमारी नहीं है, दो कंडीशन नहीं है जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है। और इसका एडवांटेज ये भी है, यहाँ पे 3 मैसेजेस यूज होता है, रिक्वेस्ट, रिप्लाई और रिलीज। ठीक है, बट यहाँ पे 3 मैसेजेस नहीं यूज होते, यहाँ पे बस 2 ही मैसेजेस यूज होते हैं, रिक्वेस्ट और रिप्लाई, खत्म। ठीक है, ये है हमारा राइकार्ड अग्रवाल एल्गोरिथम। अब सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम आ चुका है। अब एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हें हमेशा एग्जाम में कम मार्क्स मिलते हैं या अगर तुम्हें एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स में हर क्वेश्चन का आंसर बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा है, जिसमें तुम्हें प्रॉपर तरीके से डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन या जो भी आंसर एग्जाम में एक्सपेक्टेड है हर क्वेश्चन का, वो मिल जाएगा। इसीलिए कंसिडर नोट्स एज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारे एल्गोरिथम के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहला लाइन ये कहता है कि व्हेन अ साइट SI वांट्स टू एंटर CS, मतलब जब एक साइट SI को CS में एंटर होना होता है। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ये SI है, अब अगर इसको CS में एंटर होना है तो वो क्या करेगा, इट सेंड्स अ टाइम स्टैम्प्ड रिक्वेस्ट मैसेज टू ऑल द साइट्स इन द रिक्वेस्ट सेट। मतलब ये जो बाकी के जो सेट्स है, जैसे मतलब बेसिकली बाकी के प्रोसेसेस, उनको एक टाइम स्टैम्प्ड रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा, जो कि इसने किया। ठीक है, अब रिक्वेस्ट जब मिलेगा, when site SJ receives a request, साइट SJ मतलब बाकी के साइट्स, बाकी के जितने भी साइट्स हैं, यहाँ पे 2 साइट्स हैं तो ये 2 SJ साइट्स हैं। तो when a SJ receives a request message from site SI, it sends a reply message to site SI if। अब जब SJ को रिक्वेस्ट मिल जाएगा वो तभी रिप्लाई सेंड करेगा जब 2 कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन, SJ is neither requesting nor executing the CS। जो हमारा SJ है
वो तभी रिप्लाई सेंड करेगा जब उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना भी नहीं है और वो किसी को रिक्वेस्ट भी सेंड नहीं कर रहा है। तो प्रोसेस 2 एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना भी नहीं है और वो किसी को रिक्वेस्ट सेंड भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो रिप्लाई मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ साइट SJ इज रिक्वेस्टिंग एंड SI's रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प इज स्मॉलर देन SJ's ओन रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प। अब यहाँ पे मैंने गलती से SJ लिखा था, मैंने यहाँ पे SI किया है। ठीक है, तो वो एक बार नोट कर लेना अगर तुम नोट्स वगैरह बना रहे हो तो, नहीं तो आप मेरे नोट से रेफर कर सकते हो, वो तो मैंने बोला है। ठीक है, वो एक चीज। अब यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है कि अब मान लेते हैं कि ये हमारा SJ, ठीक है, अब मैं इसको SJ कंसिडर कर रहा हूं, पहले इसको SI कंसिडर किया, अभी SJ कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा ये लाइन है, इसमें हम बाकी के 2 प्रोसेस को डाल ही नहीं सकते कि ये लाइन बस इसी प्रोसेस को एप्लीकेबल है। तो मान लेते हैं ये SJ है, तो इफ SJ इज रिक्वेस्टिंग एंड SI's रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प, SJ अगर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और SI रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प मतलब इसको जो रिक्वेस्ट आया है उसका टाइम स्टैम्प इज स्मॉलर देन SJ's ओन रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प, अगर ये टाइम स्टैम्प इससे छोटा है तो ही वो रिप्लाई सेंड करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे ही है, ये जो रिक्वेस्ट मिला है उसको, उसका टाइम स्टैम्प छोटा है इससे, इसलिए वो रिप्लाई देगा। इस कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प उसके टाइम स्टैम्प से बड़ा है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे साइट SI enters the CS after it has receives reply message from all the sites in the request set। जब भी सब रिप्लाई मिल जाएंगे उसको, वो CS में एंटर करेगा, जो कि यहाँ पे इसने किया है। एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन साइट SI exit the CS it sends reply message to all the deferred request queue। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है, द रिक्वेस्ट इज डिफर्ड अदरवाइज, मतलब अगर उसने रिप्लाई सेंड नहीं किया तो वो डिफर्ड करेगा। डिफर्ड मतलब अपने क्यू में स्टोर करेगा। और ये क्या बोल रहा है, व्हेन साइट SI एग्जिट द CS, जब उसका CS का काम हो जाएगा, वो जो भी मैसेज को या जो भी रिक्वेस्ट को उसने डिफर करके रखा है उसको रिप्लाई दे देगा। ठीक है, और जब उसको रिप्लाई मिल जाएगा, उसके सारे के सारे रिप्लाई उसको मिल जाएंगे एंड वो CS में आराम से घुस सकता है या CS को आराम से एक्सेस कर सकता है। अब इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के ऊपर जंप करेंगे। इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर है 2 × n-1। n-1 एक रिक्वेस्ट के लिए और n-1 एक रिप्लाई के लिए। अब ये n-1 क्या है, अगर मान लेते कि n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस, तो 3 प्रोसेसेस है, तो अगर प्रोसेस 3 अगर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो 2 लोगों को ही सेंड करने वाला है, खुद को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा, इसीलिए दैट इज n-1। एंड अगर सपोज मान लेते प्रोसेस 2 रिप्लाई कर रहा है तो वो भी 2 लोगों को ही रिप्लाई कर रहा है, 3 लोगों को तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, खुद को तो रिप्लाई नहीं करता है वो, इसलिए वो भी n-1। ठीक है, तो इसीलिए 2 बार n-1 है, इसलिए 2 × n-1 ये है उसका परफॉर्मेंस पैरामीटर। और ये जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, ये इसका एडवांटेज भी है कि इसमें 2 मैसेजेस यूज हो रहे हैं और जो हमारा लैम्बोर्ट एल्गोरिथम है इसमें 3 मैसेजेस यूज होते हैं। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज मान लेते कि इसने रिप्लाई दिया और एक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ, अब क्रिटिकल सेक्शन में मान लेते ये बहुत समय तक है और उसने इसको रिप्लाई, सामने वाले को रिप्लाई दिया ही नहीं, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि सिस्टम में फेल हुआ है, मतलब उसको उसके पास ये जानने का कोई वे नहीं है कि ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं। अगर उसको रिप्लाई नहीं है तो उसको ये लग सकता है कि सिस्टम फेल है, राइट। तो बेसिकली वो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस नहीं पहचान सकता कि या तो सिस्टम फेल है या सिस्टम बिजी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में का जो अंतर है वो समझ नहीं सकता, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और कौन से ऐसे टॉपिक है जो तुम चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चाहिए, मतलब मुझे बताओ कि और कहाँ मैं मेरे चैनल में इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस किस जगहों पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, तभी शेयर करना है अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं मेहनत से आपके लिए वीडियोस बहुत अच्छे बनाता हूँ, तो ही शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।